तो चलिए अभी हम प्रार्थना करेंगे। एक मिनट। यस। तो अपने ध्यान को आंख आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद कर लीजिए और अपने ध्यान को अपनी श्वासों पर लेकर आइए। फिर आती और जाती श्वास पर ध्यान देंगे ताकि धीरे धीरे हमारा मन शांत हो जाए और जो इधर उधर की बातों में लगा हुआ था वो अभी इसी पल में विराजमान हो जाए, ताकि हम जो भी प्रार्थना करें उसे दिल से, अंतरात्मा से कर सकें। तो सबसे पहले उस प्रभु परमात्मा को याद करेंगे, उस ईश्वर को, उस वन एंड ओनली जिसमें हम बिलीव करते हैं, जिसको भी हम अपना मानते हैं, उनको। तो ध्यान को पूरी तरह श्वासों पर लगाएंगे और इस ईश्वर का धन्यवाद करेंगे जिन जिनकी बनाई ये सुंदर सृष्टि और जिसके अंदर हम पैदा हुए। मनुष्य जन्म अपने आप में ही बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो अपनी इस ब्लेसिंग के लिए, मनुष्य होने के लिए बहुत सारा धन्यवाद उस परमात्मा को। बहुत सारा धन्यवाद। धन्यवाद माता पिता का, जिनके प्यार की वजह से हम इस दुनिया में आए, इतनी सुंदर दुनिया में, और जिन्होंने हमें इतना सुंदर जीवन दिया, पाल पोस कर हमें बड़ा किया, हमें पढ़ाया लिखाया, हमारे भोजन का, रहने का, हमारी खुशियों का, हर चीज का व्यवस्था उन्होंने किया। तो अपने माता पिता के लिए मन ही मन उनकी छवि को हम देखेंगे और उनको दिल से धन्यवाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माता और पिता का। चाहिए तो मन ही मन हम उनके पैर छू सकते हैं, गले लग सकते हैं, हाथों में हाथ डाल सकते हैं, प्यार कर सकते हैं। उस एहसास को अपने भीतर अनुभव करेंगे, जैसे उन्होंने जन्म के बाद हमें गोद में लिया होगा, प्यार किया होगा, और कैसे धीरे धीरे बड़ा किया होगा। तो इसी तरीके से हम भी उनको वही प्यार, वही सम्मान, वही धन्यवाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माता पिता का। धन्यवाद सभी गुरुओं का। गुरु जिन्होंने हमें अंधेरे से रोशनी की दुनिया में लाया। हमारे वो गुरु ही हैं, चाहे वो कोई हमारा स्कूल टीचर हो, या हमारे कॉलेज के टीचर हो, या किसी ने हमें कोई स्किल सिखाई हो, किसी ने हमें कोई आध्यात्मिक ज्ञान दिया हो, चाहे वो कोई छोटा बच्चा हो जिससे हमने कुछ सीख कर अपने जीवन को आगे बढ़ाया, या वो कोई बुक हो, कोई लेक्चर हो। तो हर किसी उस गुरु के ज्ञान के लिए, जहां से भी हमने सीखा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माँ प्रकृति के सुंदर सभी नजारों के लिए, माँ प्रकृति के पांचों तत्वों के लिए, जिनसे ये पूरी सृष्टि बनी है, जिनसे ये हमारा शरीर बना है। तो सबसे पहले प्यारी सी धरती माँ को बहुत सारा धन्यवाद। इस धरती माँ की गोद में हम अभी भी बैठे हैं, इसकी ही गोद में हर दिन बहुत मीठी सी नींद सोते हैं, इसकी गोद में हर दिन हम घूमते फिरते हैं, नई नई सुंदर जगहों को देखते हैं, इसी का दिया हुआ भोजन खाते हैं, इस प्यारी धरती माँ का। और हर सामान, हर चीज हमारी धरती से ही आई है। सारी धातुएं, सोना चांदी,
लकड़ी, तांबा, पीतल, कितनी सारी चीजें हैं जो हमें धरती से ही मिलती हैं। अभी ये जो जीवन, जो कपड़े पहने हुए हैं, जो भी आसपास का सामान है, तो कहीं ना कहीं सब हमें धरती माँ की ही देन है। धन्यवाद अमृत जल पिता का, जो हमारे शरीर के भीतर हमारे शरीर का पोषण करते हैं और शरीर के बाहर सुबह से लेकर शाम तक सैकड़ों गतिविधियों में हम उपयोग में लेकर आते हैं उनका। तो कितना सारा, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह पीने के लिए, फिर नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, घर की साफ सफाई के लिए, हर चीज के लिए हमें सुबह से लेकर शाम तक अपने अमृत जल पिता का उपयोग करना होता है। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद इन ठंडी मीठी हवाओं का। ये जो पल पल हम सांसें ले पा रहे हैं, तो इस वायु तत्व के कारण ही हम हर पल सांसें ले पा रहे हैं। इस ठंडी ठंडी मीठी हवा के झोंके हमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग अनुभव कराते हैं, एक खुशी की अनुभूति कराते हैं। तो इस वायु तत्व का धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस सूर्य के प्रकाश का, जो हर दिन एक नित्य नया सवेरा लेकर आता है और हमें हर दिन उसी उमंग उत्साह के साथ एक जीने की नई प्रेरणा देता है। जिस सूर्य के प्रकाश के कारण हमारा सारा भोजन पकता है, उस परमात्मा की रसोई में। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य देव का, उस मित्र सूर्य देव का। धन्यवाद इस पूरे ब्रह्मांड का और ब्रह्मांड की अनंत असीम शक्तियों का, हमारे जीवन में होने के लिए, हमारे जीवन को चलाने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस माँ प्रकृति के सभी नजारों का, चांद, सूरज, नदी, पहाड़, समुद्र, हर नजारे का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारे सभी रिश्ते नातों का, हमारे प्यारे से एंजल जैसे बच्चे, जीवन साथी, माता पिता, रिश्तेदार, आस पड़ोस में रहने वाले प्रियजन, दोस्त, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उन सभी लोगों का जो सुबह से लेकर शाम तक हमारे कार्यों में हमारी मदद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उन लाखों करोड़ों लोगों का जो हमारे जीवन में शुरू से लेकर आज तक योगदान दे रहे हैं, जिन्होंने हमारा घर बनाने में, हमारे कपड़े बनाने में, हमारे को भोजन को हम तक पहुंचाने में, उस भोजन को उगाने में, और जितने भी इंस्ट्रूमेंट, जितने भी घर के सामान हम इस्तेमाल में लेकर आते हैं, तो हर किसी में किसी ना किसी का योगदान है। तो उन सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारे स्वस्थ शरीर का, जो हर पल हमें जीवित रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सर तक, ये जो हमारा शरीर है पूरी तरह स्वस्थ है। हम आंखों से देख पाते हैं, कानों से सुन पाते हैं, नाक से सूंघ पाते हैं, हर चीज का स्वाद ले पाते हैं। अपनी त्वचा से हम अपने उस प्यार का एहसास फील कर पाते हैं। तो अपने इस पूरे शरीर के स्वस्थ होने के लिए एकदम दिल से धन्यवाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उस ईश्वर का, परमात्मा का, हमारे माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आसपास जो भी चीजें हैं उन सब का धन्यवाद करेंगे। ये मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, आप जहाँ बैठे हैं, आपका वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, तो जो भी चीजें आपके आसपास है उनका धन्यवाद करेंगे। और धीरे धीरे वातावरण के प्रति सजग होते हुए हाथ को अपनी आंखों पर रखेंगे। और पानी है तो पानी पिएंगे। गुड मॉर्निंग मैम।
गुड मॉर्निंग। मैं शेयरिंग कर देती हूँ रेनू तब तक। यस, और बाकी सब लोग कैमरे ऑन कर लीजिए प्लीज। नहीं तो फिर मैं क्या एकदम कहते हैं ना ब्लैक बोर्ड के साथ क्लास लूंगी। थैंक यू सविता, थैंक यू सीमा जी। और कैसे हो आप सब लोग? तो अच्छे? आप कैसे हो सब? बहुत अच्छे। गुड मॉर्निंग सविता जी, गुड मॉर्निंग परमिला जी। गुड वही मॉर्निंग। आप लोग हाँ ऑन कर पा रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मेरा एक सविता जी रिक्वेस्ट है, क्या आ गया नोट ना। मेरे को बैकग्राउंड ना आज ऐसे लग रहा है मैं कुछ अलग ही नजर आ रही हूँ। मेरा बैकग्राउंड चेंज हो गया ना। और कौन कौन एक्साइटेड है? बहुत सुंदर लग रहा है दीदी आपका पीछे। अभी अभी चेंज किया है 2 सेकंड पहले। सुंदर लग रहा है। और कौन कौन एक्साइटेड है बुक को सुनने के लिए? कौन कौन 1 घंटा इसी पल में रहने के लिए रेडी है? हमें बुक I am so excited. This power now class practice. अच्छा, कौन कौन अब में रहने के लिए तैयार है कि हम 1 घंटे सिर्फ इसी बुक के साथ रहेंगे, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे कि राइटर क्या बोलना चाह रहा है। यस? क्या हुआ ममता? अच्छा चलो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, किसी ने इस बुक को अभी तक जो भी किया है कुछ कहते हैं ना लाइफ में कुछ इसको अप्लाई करना स्टार्ट किया है? यस, ठीक है। अपराजिता 1 घंटे साथ में रहने के लिए रेडी है। इस बुक से किसी ने प्रैक्टिकल कुछ करना स्टार्ट किया है? देखो हम रोज 1 घंटा देते हैं अपने आप को, लेकिन क्या वाकई इसे जीवन में उतार रहे हैं? हाँ, कुछ इम्प्लीमेंट हो रहा है, इंटरलाइज हो रही है ये नॉलेज? नहीं, कोशिश कोशिश जारी है मैडम। कोशिश जारी है, कोशिश हो बहुत रहा है। मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है पहले तो पास्ट ना को भूलना। सुनो सुनो हाँ सुनो जी। सुनो, पहले तो ये बोलो अब में रहना बहुत आसान है। ममता ने पहले हाँ। लाइन कराई थी ना, अब में रहने में मुझे बहुत मजा आता है, अब में रहना बहुत आसान है। अगर आप अपने माइंड को पहले ही बोल दोगे कि बहुत मुश्किल है तो वो तो मुश्किल क्रिएट करेगा ना। तो नहीं एटलीस्ट अब हो या ना हो, सुनो, हो या ना हो, बट हमने बोलना क्या है कि बहुत आसान है। अब मैं रहती हूँ, मैं तो हमेशा प्रेजेंट में ही रहती हूँ, कोशिश भी नहीं, मैं तो प्रेजेंट में ही रहती हूँ। तो आपका जो भीतर वो बैठा है ना माइंड, वो तथास्तु करने लग रहा है। ओके, तुम प्रेजेंट में रहती हो तो वो आपके लिए अच्छे अच्छे तरीके ढूंढेगा कि आप प्रेजेंट में रहना स्टार्ट करो। यस? तो हमारे जो शब्द है ना वही हमारी लाइफ बना रहे हैं। तो हमने क्या बोला है, मैं हमेशा प्रेजेंट में रहती हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है प्रेजेंट में रहने में। ऐसे मत बोलो कि अरे बहुत मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है, सब आसान है। वो संदीप माहेश्वरी की एक बहुत अच्छी वीडियो है, वो बोलता है सब आसान है, सब आसान है। तो अपने माइंड को भी यही बोलो, सब आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है, सब आसान है, बहुत आसान है। कम से कम बोलते तो रहो, जितना हो रहा है एंजॉय करो। या हाँ, नहीं हो रहा तो उससे भी ज्यादा एंजॉय करो। अरे देखो अपने ऊपर ही हंसो, देखो कितनी कोशिश करती हूँ, 1 घंटे रोज सोचती हूँ, और फिर भी देखो जरा। तो ऐसे जॉय के साथ इस जर्नी में आगे बढ़ना है। कोई ऐसे मतलब बहुत मजेदार है, सच में कहते हैं ना जीवन का इतना ज्यादा अनमोल आनंद है। और उसको हम यूं ही कहते हैं एक डायमंड है ये पल जो होता है ना, इसी पल में रहना एक मतलब एक अलग ही अनुभूति है।
अगर हम धीरे धीरे इस कला को सीख जाएंगे ना, और इसके लिए सिर्फ हम नहीं, वो इतने पहाड़ों पे योगी बैठे हैं ना, वो भी सिर्फ इसी को अचीव करने के लिए बैठे हैं। हम तो सिर्फ 1 घंटा दे रहे हैं। आप ऐसे सोच के देखो, ABCD सीखने में बच्चे को कितना समय लगता है ना। डॉट से डॉट लाइन बनाएगा, लग जाते होंगे 1-2 साल, सीनियर KG जूनियर KG। तो ये तो कहते हैं जीवन का अनमोल ज्ञान है, हो जाएगा समय के साथ। पर 1% आया ना, अगर मान लो आज का चैप्टर सुना, और अगर मैं 5 मिनट भी अपने आप को प्रेजेंट में रख पाई, तो समझो आपने अचीव कर लिया, इस बुक की नॉलेज को अपने ऊपर अप्लाई कर लिया। इसीलिए कहते हैं माइंड को बार बार प्रोग्राम करना पड़ता है। तो हमेशा एक्चुअली देखो, हमारी मैजिक बुक क्या सिखाती है, अगर थोड़ा सा को अगर आप अप्रिशिएट करोगे ना, तो और ज्यादा मिलेगा। अगर आपने 5 मिनट भी अगर ये सोच लिया ना कि हाँ, मैंने चाय तो कम से कम बिल्कुल इसी नाउ मोमेंट में पी, है ना, मैंने नहाई, तो मैं उस वक्त अपने आप में कम से कम आपको अवेयरनेस तो आ रही है कि हाँ, मुझे पास्ट में नहीं जाना, फ्यूचर में नहीं जाना। तो भले 5% कर रहे हो, बट उसको अप्रिशिएट करो। यस, ये बुक करने से कम मुझे ये तो पता लगा कि प्रेजेंट में रहना बहुत आनंददायक होता है। इतना तो पता लगा कि प्रेजेंट में रहना आनंददायक होता है। तो इतना ही काफी है। मेरी ममता, आवाज आ गई? अभी मेरी आवाज आ गई? आवाज तो मैं आ गई। हाँ मैं काफी देर से बोल रही थी, मेरी आवाज नहीं आ रही थी ना, मैं नहीं, शेयर कर जी। रही थी। हाँ, मैं नहीं शेयर कर थी। ठीक है, अभी मैं कर रही हूँ शेयर। अब आ यस, रहा है, शेयरिंग आ रहा है ना? आ रहा है, आ रहा है। हाँ, पेज एक बार पेज बता देना रेनू तिरछा, जरा। तिरछा कर लो इसको। इस बुक का तो मुझे नहीं पता, मुझे अपने इसका, इस कॉपी का पता है, हार्ड कॉपी का 49 पेज से स्टार्ट है। 1 मिनट बस, मैं ये इसका ये स्क्रॉल ऑन कर ममता, दूं जरा। दीपक नारंग इस पे तो बड़ा स्मार्ट सा फोटो लगा हुआ है। तो कौन है? तुम तो नहीं हो। ये क्या चक्कर है? अच्छा बताओ एक बार जरा, पेज क्या है, मतलब कहाँ से स्टार्ट है? यहाँ से है, अपने मन के अवलोकनकर्ता के रूप में। अपने मन के अवलोकनकर्ता के रूप में। हाँ, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज हो गए। 1 2 3 ये 4। अच्छा, हाँ, मैं इसका मेन वो बताती हूँ ना, क्या है। मानसिक समय को अलविदा कीजिए से पहले पहले, पीछे जाओ, पीछे। ये वाला। हाँ, तो इसमें आएगा अपने मन के अवलोकनकर्ता के रूप में, और पीछे ही है, बैक में है। नहीं आ रहा इसमें। है 1 मिनट रुको। ये तो 1 मिनट, ये एक्चुअली हिल रहा है तो रुक मिल भी। गया मिल गया मिल गया मिल रेनू, गया, मिल मिल गया गया। वाह, क्लैप करो, चलो सब मिल गया, बहुत अच्छा। मैं शुरू करूं? यस, यस। अपने मन के अवलोकनकर्ता के रूप में, दृष्टा के रूप में उपस्थित रहिए। अपने विचारों के, अपनी भावनाओं के और साथ ही अलग अलग स्थितियों में अपनी प्रतिक्रियाओं के अवलोकनकर्ता के रूप में। अपनी प्रतिक्रिया को भी उतनी ही तवज्जो दीजिए जितनी कि आप उस व्यक्ति को दे रहे हैं जो कि आपकी प्रतिक्रिया का कारण बना हुआ है। इस पर भी ध्यान दीजिए कि आपका अवधान कितनी बार अतीत में या भविष्य में चला जाता है। जो आप देखें उसका निष्कर्ष मत निकालिए, उसका विश्लेषण भी मत कीजिए। अपने विचार को ध्यान से देखिए, अपनी भावना को महसूस कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया का अवलोकन कीजिए, उसे अपनी निजी समस्या मत बना लीजिए। तब आप किसी भी ऐसी चीज की अपेक्षा अधिक सबल महसूस करेंगे जिसका कि आप अवलोकन कर रहे हैं। यानी आपके मन में भरी हुई तमाम चीजों की अपेक्षा स्वयं अपनी शांत और अवलोकन करती विद्यमानता को, मौन दृष्टा को। हाँ, अभी रुक जाओ। तो देखो, अभी इन्होंने क्या बोला है कि अगर कोई मान लो सामने वाले ने कोई प्रतिक्रिया की है, कोई इस टाइप की घटना हुई है, तो खाली हमने सिर्फ उसके व्यवहार को नहीं देखना है, हमने उस वक्त हमारे अंदर क्या फीलिंग चल रही है उसको भी देखना है, उसका भी अवलोकन करना है कि सामने वाले ने मुझे कुछ बोला,
तो उसने जो बोला उसको तो हम बाहर जज करना स्टार्ट ही कर देते हैं कि ये इस टाइप का मनुष्य है, कैसे बात कर रहा है। लेकिन मेरे भीतर उस वक्त क्या फीलिंग चल रही है, इस एक छोटे से एग्जांपल से जानते हैं कि जैसे अभी जैसे कुछ ही दिन की बात है, एक ऑटो में गए हम घूमने, कहीं मार्केट जाना था। तो पहले तो एक ऑटो ने मना किया, दूसरे ने, जो अक्सर हो ही जाता है ना, दूसरे ने मना किया, तीसरे, फिर एक ऑटो के अंदर बैठ के जाना पड़ गया। तो उसके अंदर चलो वो मान गया, पहली बात तो अच्छी थी, चीज थी कि वो मान गया। लेकिन फिर उसने थोड़ी, जैसे मुझे हाईवे से जाना, वो हाईवे से जाने लगा तो बहुत रश था। मैंने उसको बोला अरे भैया अंदर से ले लेते, तो बोला अरे पहले बताना चाहिए था ना, बहुत गुस्से के साथ एकदम। तो मैंने कहा अरे ये ऐसे क्यों बात कर रहा है, फिर पहले बताते नहीं है, फिर बाद में बोलने लग जाते हैं कि इधर से चलो उधर से चलो। वो कंटिन्यूस बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। मैंने कहा इसको क्या हो गया, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, भीड़ ज्यादा है, मैंने बोल दिया कि उधर से चलो। अब क्या है, एक बार तो मेरी, वो कहते हैं ना, मेरे अंदर भी ये दिमाग में आया, मैं भी अब है ना पास्ट में जाके बोल सकती हूँ ऑटो वाले तो ऐसे ही होते हैं, मानते ही नहीं है, हमेशा जब देखो मना कर देते हैं। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं मैं भी कर सकती हूँ, और मैं उसके व्यवहार के बारे में भी जज करना स्टार्ट कर दूं, कैसा ऑटो वाला, इसका तो दिमाग खराब है, इसको तो बात करने की अकल नहीं है ना, बहुत सारी चीजें मैं भी उसके बारे में बोल सकती हूँ। बट जैसा कि अब हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं, और मैं उसको अपनी सेल्फ एस्टीम पर भी ले सकती हूँ कि इसने मुझसे बहुत गलत तरीके, उसने वाकई बहुत गलत तरीके से बोला था। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, इसने थोड़ी ना मैजिक बुक और बाबर बुक पढ़ी हुई है, कोई बात नहीं, बोल दिया तो जाने दो। और मैंने उसी वक्त उस विचार को वहीं छोड़ दिया, मैंने कहा जाने दो, कभी कभी होता है ना पूरा टाइम। फिर वहां पे आगे रास्ते पे पहुंच गए, अब बता दो ठीक से किधर जाना है, फिर बाद में बोलोगे कि दाएं ले गए बाएं ले गए। मैंने कहा आज इसका तो भाई बहुत ही ज्यादा कुछ गड़बड़ चल रही है। मैंने कहा हाँ ठीक है मैं बताती हूँ, तो उसको कुछ करके बता दिया। और फिर लास्ट में ना उसको, जैसे कई बार हम दे, हमेशा ऐसा नहीं है, उसको दिए कुछ एक्स्ट्रा, मैंने उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दिए। फिर वो बोला अरे, मतलब वो उसका नेचर एकदम, कहते हैं ना, एकदम हम्बल हो गया। अरे मैडम एक्चुअली आज मेरा झगड़ा हो गया बीबी के साथ, और मैं ना थोड़ा परेशान था, आप बुरा मत मानना। अब हो सकता है अगर मान लो मैं उधर उसी के लिए उसको बहुत सारी थॉट्स देती, तो वो रिएक्शन और भी बढ़ सकता था, वो बिना रिएक्शन के वो इतना नॉर्मल एक सीन बना। अगर मान लो मेरा भी अगर उसके प्रति वही प्रतिक्रिया चलती रहती कि ये इस तरह होता है इस तरह, तो फिर क्या होता कि मुझे और भी बैकफायर होता। ऐसा नहीं है कि, और ये तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि वो मुझे थैंक यू बोले और वो मुझे अपनी प्रॉब्लम बताए। तो बोला मैडम आप वो मत मानना, मैं थोड़ा परेशान था, मैंने गलत बोल दिया। तो हाथ जोड़ने लगा, मतलब कमाल की चीज देखो, वो हाथ जोड़ने लगा। मैंने कहा नहीं नहीं भैया कोई बात नहीं, होता है चलता है। तो लेकिन वो जो रास्ता था, उसमें मैं ऐसा भी सोच सकती थी कि मेरी मेरी तो, वो कहते हैं ना, मेरी तो बिल्कुल ही रिस्पेक्ट एकदम बेकार, मतलब सेल्फ एस्टीम ही खराब कर दी, इसने मुझसे बहुत बदतमीजी से बोला, बहुत कुछ सोच सकती थी। तो हमने क्या, सामने वाले की प्रतिक्रिया के कारण, खाली सामने वाले की प्रतिक्रिया को नहीं देखना, हम क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं उस पे, हमारा क्या रिएक्शन जा रहा है, हमने उसको भी ऑब्जर्व करना है। और जैसे ही अगर हमारी जो रिएक्शन है, हमारी जो प्रतिक्रिया है, अगर वो ठीक हो जाए, तो क्या है, तमाम चीजों की अपेक्षा स्वयं आपकी शांत और अवलोकन करती विद्यमानता और मौन दृष्टा, तो आप खुद ही उस शांति में पहुंच जाओगे। और ऐसा ही हुआ, वो बोले जा रहा था ऐसे लट गो करके, मैंने कहा होगा इसको कुछ ऐसे करके। नहीं तो देखो एक बार तो आपको कोई बोलता है, हिट करता है, दिमाग में आता है, फिर मेरे मन में अक्सर ये होता है जब किसी ने बोला, हो सकता है मेरा ही कोई कहते हैं ना, मेरा ही कोई दिया हुआ गिफ्ट होगा, ऐसे करके उसको वहीं लेट गो कर दिया। तो ये प्रैक्टिकल एकदम मेरा उदाहरण है, ये सच है कि हम अगर सामने वाले के रिएक्शन को अच्छे से देखना स्टार्ट कर दें और उस पर रिएक्ट करना बंद कर दें, हम देखें कि हम क्या सोच रहे हैं, तो फिर हम कैसे है ना उस शांति में हमेशा बने रह सकते हैं। हमारे वो जो मन की अवस्था है वाकई शांत रह सकती है। आगे कर दो बंद। जब कोई स्थिति एक प्रबल भावनात्मक आवेग के साथ आपकी प्रतिक्रिया को भड़का देती है, जैसे जब आपकी अपनी छवि खतरे में पड़ रही हो, या भय को पैदा करने वाली चुनौती आपके सामने आ गई हो, या सब कुछ
गलत हो रहा हो या अतीत की कोई भावनात्मक मनोग्रंथि जाग उठी हो, तब एक अत्यंत सचेत उपस्थिति की विद्यमानता की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसे प्रसंगों में आपकी प्रवृत्ति अचैतन्य होने की हो जाया करती है। ऐसे में आपकी प्रकृति या भावना आप पर हावी हो जाती है, बल्कि आप वही बन जाते हैं। प्रकट रूप में आप वही करने लगते हैं जैसे आप खुद को सही ठहराने लगते हैं, गलतियां करने लगते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, अपना बचाव करने लगते हैं। इन प्रतिक्रियाओं के अलावा आप कुछ और नहीं रह जाते। आपका यह रवैया प्रतिक्रिया वाला होता है, यानी आपका मन आदतन अपने अस्तित्व को बचाने की मुद्रा में आ जाता है। हाँ, तो अभी इन्होंने कितने सारे एग्जाम्पल दिए कि कभी कभी तो ऐसी भावनात्मक मतलब भय वाली स्थिति हो जाती है, हमारी प्रतिक्रिया इतनी आक्रामक हो जाती है। जैसे अभी सोचो, हम सालों से खाना बना रहे हैं या सालों से घर के काम कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, और अचानक से एक दिन है ना, हस्बैंड या बच्चे बोलते हैं आप करते ही क्या हो सारा दिन, है ना। कभी कभी अभी मान लो वो किस मूड में हमें नहीं पता, आप ठीक से खाना भी नहीं बनाते, या मानो किसी दिन आपने डिनर नहीं रेडी किया हो और बच्चे को कहीं जाना हो, उसकी कोई मीटिंग हो या कुछ हो, वो एकदम से बोले आप कभी खाना टाइम पे बनाते भी हो क्या, आप तो हमेशा ही लेट कर देते हो। तो इस तरह की कोई घटना हुई अचानक से, हम क्या उसको कहते हैं ना, बहुत हमें भी इतना एकदम से गुस्सा आ गया और हम क्या सोचने लगे, सारी जिंदगी इनको खाना खिलाया, एक दिन नहीं बनाया तो इन्होंने इस तरीके से रिएक्ट कर दिया, और पता नहीं क्या क्या। फिर इन्होंने बोला ना गलतियां करने लगते हो, फिर आप जाओगे किचन में ऊट पटांग, कभी ये गिराओगे कभी वो गिराओगे, कि उस काम को भी आप ठीक से नहीं कर पाओगे जो करने जा रहे हो उस वक्त। क्यों? क्योंकि हमने उस बात की गहराई को समझा ही नहीं कि सामने वाला किस परिप्रेक्ष में बोल रहा है उस बात को, उसकी सामने वाले की इस वक्त क्या मनोदशा है। कभी कभी ऐसे होता था जब बच्चे छोटे थे, मैंने खुद ये ऑब्जर्व किया, कोई मान लो डिश बना दी, अब 99% तो उनको अच्छा ही लगता था खाना, अब तारीफ इतनी लेने की आदत हो चुकी थी बच्चों से, तो किसी दिन है ना खाना पसंद नहीं आया और छोड़ दिया, मतलब इतनी तारीफ लेने के बावजूद भी ऐसा होता था, कभी पसंद नहीं आया और उन्होंने छोड़ दिया कि नहीं नहीं खाना, तो मैं उनको उस वक्त तक इतना डांट चुकी होती थी कि बाद में कि अरे एक तो तुम्हारे लिए खाना बनाओ, सुबह सुबह मेहनत करो, ये करो, पास्ट की बात है पुरानी। और फिर होता क्या था, जब मैं उसे खुद खाने बैठती तो मुझसे वो एक स्पून भी नहीं खाया जाता, वो वाकई इतना गंदा बना होता था, लेकिन वो तब तक घटना घट चुकी थी, तब तक उसके बारे में जितना बोलना होता था बोला जाता था, और हम समझ ही नहीं पाते, हमारा रवैया तो उस वक्त जो भी प्रतिक्रिया करनी थी हो चुकी होती थी, बाद में जाके रियलाइज होता था कि ऐसा क्यों हुआ। तो कभी कभी जैसे बच्चा टिफिन वापस ले आए तो हम जानने की कोशिश ही नहीं करते। कभी कभी रिया का होता था कि यूं का यूं टिफिन उठा के ले आई, तो फिर मैं उसको कई बार बोलती, मैंने कहा गुस्सा ही करते थे, एज ए पेरेंट्स यही होता था कि जानने की कोशिश नहीं करते। फिर कभी कभी मैंने कहा बात क्या है, क्यों? बोली मम्मी किसी ने छींक मार दी थी तो मैंने खाना नहीं खाया। कभी उसको ऐसे होता था कि मम्मी उसने छींक मारी ना तो मेरा मन नहीं हुआ खाने का इसलिए, लेकिन हम रीजन जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि सामने वाले ने वो घटना, वो कारण क्या है, किसके कारण वो हुआ है। और हम बिना वजह कभी 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 होता है ना, घर में छोटी सी बात से लड़ाई शुरू होती है और घर का पूरा माहौल इतना आक्रामक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम कभी जानने के लिए कोशिश ही नहीं करते, हम उस चीज को पास्ट की चीजों से भी जोड़ लेते, पीछे भी ऐसा किया था, ये तो करते ही ऐसा है, इनकी तो आदत ही ऐसी है, तो हम उसको खुद ही तूल बना के, और यही आदत होती है ना, हम उसका पूरा एक छवि बना के रख देते हैं, जबकि वो घटना बहुत बड़ी नहीं होती, बहुत ही छोटा सा मूवमेंट होता है। यस, आगे पढ़ लेते हैं। मन के साथ खुद को तादात्म्य कर लेना इस अवस्था को और भी हवा देता है, और अपने मन का अवलोकन करना इस अवस्था की हवा निकाल देता है। अपने मन के साथ तादात्म्य करना काल को, यानी अतीत व भविष्य को ही विस्तार देता है, जबकि अपने मन का अवलोकन करना काल निरपेक्ष अवस्था के आयाम खोल देता है। वह ऊर्जा, वह शक्ति जो मन से निकाल ली जाती है, वह उपस्थिति में विद्यमानता में बदल जाती है। एक बार जब आप यह अनुभूत कर लेते हैं कि वर्तमान में उपस्थित रहने का, वर्तमान में विद्यमान रहने का अर्थ
क्या होता है, तब आपके लिए यह बहुत सरल हो जाता है कि जब भी आपको किसी व्यवहारिक प्रयोजन से समय में जाने की आवश्यकता न हो, तब आप सहज रूप से समय के आयाम से बाहर निकल आएं, ताकि आप अब में गहरे उतर सकें। ऐसा करने से समय को, यानी अतीत या भविष्य को व्यवहारिक कामकाज के लिए प्रयोग करने की अपनी क्षमता में, आपकी क्षमता में कोई कमी नहीं आती है, और न ही अपने मन का प्रयोग करने की आपकी क्षमता में कमी आती है। यहाँ पर सभी इतना ही वास्तविकता कर तो दो, है ना। एक बार नीचे कर दो, फिर वास्तविकता से आगे कर देंगे। हाँ, तो इन्होंने बोला मन के साथ खुद को तादात्म्य कर लेना, और इस अवस्था को और भी हवा, मतलब हम मन के ही अंदर उलझे बैठे हैं। जो भी मन बोले जा रहा है उसी को हम पूरा एनर्जी दिए जा रहे हैं, तो क्या है, वो उस अवस्था को और भी हवा देनी शुरू कर देता है ना, उसी में उलझ जाता है। लेकिन जैसे ही हम मन का अवलोकन, हम उन विचारों को देखने लग जाते हैं कि मैं क्या सोच रही हूँ इस वक्त, मेरे विचार क्या चल रहे हैं, तो वो कहते हैं ना, इस अवस्था की हवा निकाल देता है। तो फिर हम अवेयर हो जाते हैं एकदम से कि हमारे जो जो भी हम इस वक्त विचार लिए बैठे हैं वो हमारे द्वारा गढ़े जा रहे हैं फालतू में, उनमें कोई भी ताकत नहीं है, वो हम खुद ही क्रिएट करने लग रहे हैं। तो इन्होंने आगे बोला, अपने मन के साथ है ना, जो ये हम अपने मन के साथ जो रहने की आदत है, अतीत या भविष्य, इसका विस्तार तभी होता है क्योंकि हम उन विचारों के साथ बैठ जाते हैं। जबकि अपने मन को ध्यान से देखने लग जाए, उन विचारों का अवलोकन करने लग जाए, तो ये समय सीमा से बाहर, वो कहते हैं ना, वो पूरा का पूरा काल निरपेक्ष अवस्था, मतलब उस समय से दूर चले जाना, हट जाना, पास्ट और प्रेजेंट से हट जाना और इसी वक्त में आ जाना, पूरा का पूरा वो खुल जाता है। और जो ऊर्जा शक्ति है वो मन से निकाल ली जाती है। अभी मान लो हम उलझे रहेंगे तो क्या होगा, हमारी एनर्जी अपने आप डिप्लीट हो जाएगी। हम कहते हैं ना, वो शक्ति ही नहीं बचेगी, वो समझ ही नहीं बचेगी अगर हम उसमें उलझे रहेंगे तो। अब फिर इन्होंने बोला कि वर्तमान में उपस्थित रहने का और विद्यमान रहने का अर्थ क्या होता है। तब आपके लिए बड़ा सरल हो जाता है कि व्यवहारिक प्रयोजन, अभी मान लो काम के लिए कोई भी व्यवहारिक आपने काम करने हैं तो उसके लिए ठीक है, आपको समय के पार भी जाने की जरूरत है। अभी मान लो शाम को कोई काम करना है तो आपने उसके बारे में सोचना होगा कि मुझे शाम को क्या करना है, लेकिन वो उतनी देर के लिए सोचा और फिर दोबारा प्रेजेंट में आ गए, फिर दोबारा हम इसी इसी वक्त में अब जैसे बैठे हुए हैं, तुरंत हम इसी में आ गए कि बार बार अपने मन को खींच के दोबारा इसी समय में अब में ले आना है। ये नहीं है कि उसके अंदर जाके फिर दोबारा उसी एनर्जी में बने रहना है। आगे कर लो। वास्तविकता तो यह है कि इससे इन क्षमताओं में वृद्धि ही होती है। तब जब आप अपने मन का प्रयोग कर रहे होंगे, तब आप पाएंगे कि वह अधिक हुशार और अधिक एकाग्र हो गया है। हाँ, तो इससे मतलब यही है, जब आप अपने मन का ना सही तरीके से प्रयोग करेंगे, जब उसे उलझे नहीं रहने देंगे पास्ट और फ्यूचर में, तो आपका जो मन है वो ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपका फोकस बढ़ जाएगा। नहीं तो क्या है, देखो हर सेकंड हम क्या हैं, हम सब एनर्जी बीइंग हैं, और हम अपनी एनर्जी को सिर्फ पास्ट के फ्यूचर के विचारों में अगर खोए रहने देंगे तो क्या होगा, हमारी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी। और जो फोकस, अभी मान लो बहुत विचारों में भरा हुआ है मन, अभी आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, पास्ट के, तो क्या होगा, आप इस बुक को अब सुन रहे हो, आप एकाग्र होके सुन नहीं पाओगे, बहुत सारी चीजें यूं ही चली जाएंगी, है ना। क्यों? क्योंकि हमारा मन एकाग्र नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे अपने फोकस को बढ़ाना शुरू कर देंगे, हम ये सोचेंगे कि नहीं, मुझे तो इसी मोमेंट में रहना है, नहीं मुझे इसी मोमेंट में रहना है, और उनको हवा देनी बंद कर देंगे, फ्यूचर को भी पास्ट को भी, तो धीरे धीरे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, हमारा फोकस बढ़ जाएगा। ये सारे करना। मानसिक समय को अलविदा दीजिए। जीवन के व्यवहारिक पहलू के लिए समय का इस्तेमाल करना सीखिए। इसे आप घड़ी वाला समय कह सकते हैं, लेकिन जब वह व्यवहारिक प्रयोजन पूरा हो जाए तो तुरंत अपने वर्तमान पल में सजगता से लौट आइए। इसी तरह किसी मानसिक समय का सृजन नहीं होगा, यानी अतीत से जुड़े रहने और भविष्य की कल्पना करते रहने का लगातार और आदतन चक्र
चलना शुरू नहीं होगा। हाँ, तो इन घड़ी वाले समय का अर्थ ठीक है, ठीक नहीं, मैं खाली यही मतलब यही है कि आपने वो जो मानसिक समय यानी जो मन के द्वारा गणित आपने घट लिया है, जो आप पास्ट की बातें सोचे जा रहे हैं फ्यूचर की, उससे हट जाना है आपने, और तुरंत अब वाले इसमें इस मोमेंट में नाउ मोमेंट में आना है। आगे कर लो, घड़ी वाले समय का अर्थ। घड़ी वाले समय का अर्थ केवल किसी से मिलने या किसी यात्रा आदि का समय तय करना नहीं है, बल्कि इसमें शामिल रहता है अतीत से सबक सीखना, ताकि हम विगत की गलतियों को बार बार दोहराते ना रहें। कोई लक्ष्य निर्धारित करना और उसके लिए काम करना भी इसमें शामिल रहता है, और भौतिकी व गणित आदि के दृष्टांतों तथा सिद्धांतों की विधियों से भविष्य का अनुमान लगाना और उन अनुमानों के आधार पर समुचित कार्य करना भी इसी में शामिल है। लेकिन यहाँ भी ठीक है, करो करो। लेकिन यहाँ भी यानी व्यवहारिक रहन सहन के क्षेत्र में, जहाँ की हम अतीत या भविष्य के संदर्भ में बिना कार्य नहीं रह पाते हैं, वर्तमान पल की प्रमुख वर्तमान पल ही प्रमुख कारक रहा करता है। अतीत में सीखा गया कोई भी सबक प्रासंगिक हो जाता है और उसे अब में लागू किया जाता है। कोई भी योजना और कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम बनाना भी अब में ही होता है। हाँ, तो अभी हमने ना पीछे जितनी भी चीजें सीखी हैं, मान लो पास्ट में बहुत सारी चीजें सीखी है, तो उन्होंने कहा वो जो अतीत में हमने सीखा है, मान लो कोई गलतियां हो गई हमसे, तो हमने उनसे भी खाली ऐसा नहीं है उन गलतियों को बार बार ताकि ना दोहरा पाए, इसलिए हमने उससे सीखना, यही कहते हैं ना पास्ट से हमने सीख लेना है ताकि हम उन गलतियों को बार बार ना दोहराए, या हमने फ्यूचर के लिए कोई प्लान किया हुआ है तो इन नियमों के हिसाब से भी हमने अपना ये जो कार्य है समुचित अब में ही करना है। इन्होंने बोला ना कि वर्तमान पल ही मेन मुख्य कारक है, जहां पर हमने अतीत से जो सीख लिया वो भी एक सबक है, और अभी जो आगे वाले समय में हम लागू करने वाले हैं वो भी हम इसी पल में करने वाले हैं। तो ठीक है, हमने वहां से सीख लिया और एक प्लान बना लिया फ्यूचर का, तो चलता है, लेकिन करना तो हमने अभी में है, ना कि उसमें खोए रहना है। ऐसा नहीं पास्ट में जाके उन चीजों में खोए रहे, बस ठीक है मेरे से पास्ट में ये गलती हुई थी या मैंने पास्ट में ये काम किया था, उससे एक सबक ले लो और फिर अगर कहते हैं इस मोमेंट में आ जाओ, फिर इसी तरीके से फ्यूचर का कोई प्लान करना, यस आप फ्यूचर का प्लान करो फिर दोबारा इस मोमेंट में आ जाओ। आगे कर लो। एनलाइटेंड व्यक्ति को के अवधान का मुख्य फोकस हमेशा अब पर रहा करता है, लेकिन फिर भी एक हद तक वे समय से अवगत रहते हैं। दूसरे शब्दों में, वे घड़ी वाले समय का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन मानसिक समय से यानी मन के समय से वे सदा मुक्त रहते हैं। वे उसके चुंगल में नहीं फंसते हैं। इस हाँ, अभ्यास को बस इतना, एक मिनट खाली इस वाले पैराग्राफ देखो। एनलाइटेंड लोगों से मतलब यही है, अभी मान लो कितने सारे हमारे गुरु है, सदगुरु हो गए, श्री श्री हो गए, तो इनके पूरे फ्यूचर प्लान बने रहते हैं, है ना, कि अब वो उधर जाएंगे, यूएस जाएंगे, अब कनाडा जाएंगे, अब उनका किधर क्या है प्रोग्राम, उनके पूरे सेट रहते हैं कि उनको कहाँ कहाँ जाना है। लेकिन वो कहते हैं ये जो घड़ी वाला समय है इसके साथ उलझे, इसका समय का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन मानसिक समय से, ऐसा नहीं कि उसमें उलझे रहते हैं कि उस चंगुल में फंस जाएंगे। उन्होंने कोई प्लान बनाया कि हाँ मुझे एक साल तक ये काम करने, इस महीने इधर जाना है, अगले महीने उधर जाना है, उससे अगले महीने, और फिर वो सेट प्रोग्राम करके फिर एकदम निश्चिंत। क्या कोई गुरु ये चिंता करेगा कि अरे मुझे 6 महीने बाद कहीं जाना है? या अपने प्राइम मिनिस्टर को ही सोच लो, अगर उन्होंने पूरे एक साल के प्लान बनाए हैं, तो समय का हमने उपयोग तो करना है। ऐसा नहीं है कि हम उन कामों को नहीं करने वाले हैं, काम हमने करने, लेकिन उसके चंगुल में नहीं फंसना है। ऐसा नहीं है कि 6 महीने बाद कोई घटना, मान लो हमने अपनी बच्चों की शादी डिसाइड कर ली, और फिर क्या होता है कभी कभी वो 6 महीने रातों की नींद उड़ जाती है बहुत सारे लोगों की। कभी कभी देखा है ना 6 महीने कि जब तक वो शादी का दिन आके चला ना जाए, जब तक रातों की नींद ही आनी बंद हो जाती है, बस कंटिन्यूअस माइंड लगा है प्लानिंग 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 प्लानिंग। रात को भी नींद में लग रहा है अरे वहां से वो लहंगा खरीद लेते हैं, वहां से वो साड़ी खरीद लेते हैं, वहां पे वो वाला वो बुक करा देते हैं हॉल। तो कोई भी, अगर हमने ऐसा कोई फंक्शन करना है तो हमारे जैसे इंसान क्या करते हैं, उस प्लानिंग में उलझे रहते हैं। लेकिन एनलाइटेंड लोग ऐसा नहीं करते, वो प्लान बना के रिलैक्स हो जाते हैं। तो हमको भी वैसे ही, क्योंकि अब हम ये बुक पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कहते हैं इस बुक तक पहुंचना
इसी बात की कहते हैं पूरी की पूरी पूरे पूरे चांसेस है, पूरी इस बात की निशानी है कि हम इस बुक तक पहुंचे हैं। तो हम ऐसा मतलब मैं अपने एक ग्रुप के साथ जुड़ी तो कहते हैं इस बुक के अंदर पहुंचना ही आपके एनलाइटेंड होने की निशानी कहो या उस रास्ते पे जाने की निशानी कहो कि हम इसको सुन पा रहे हैं ना अगर 1 घंटा बैठकर, तो आप ये सोचो कि यस आप बहुत नजदीक पहुंच गए हो अपने उसके कहते हैं ना मैं क्या हूं, मैं उस सोल को आत्मा को जानने के सच में नजदीक पहुंच गई हूँ क्योंकि मैं इसको सुन पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ। तो अपनी पीठ थपथपाओ, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। आगे कर लो। इस अभ्यास को करते हुए आपको चौकस रहना होगा कि आप अनजाने में ही घड़ी वाले समय को मन में के समय में न बदल डालें। उदाहरण के लिए आपने अतीत में कोई गलती की है और उससे सबक आप अब ले रहे हैं, तो आप घड़ी वाले समय का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर इस बात को लेकर बैठ ही जाते हैं और अपनी आलोचना करने लगते हैं, आलोचना करते रहते हैं, उस पर पश्चाताप, खेद, खिन्नता करते रहते हैं, अपराध बोध में रहने लगते हैं, तब आप मैं और मेरा की गलती करने लगते हैं। आप इसे अपने स्व का भाव बना लेते हैं और तब यह मानसिक समय बन जाता है जो कि हमेशा ही आपकी पहचान के हाँ इतना ही कर लेते हैं। हाँ तो अब इन्होंने देखो बोला चौकस रहना पड़ेगा, इस अभ्यास को करना है तो एकदम अलर्ट रहना पड़ेगा। अलर्ट कैसे कि अभी मान लो पास्ट की हमने चीज से कोई गलती से सीखना है कि हाँ हमसे तभी पास्ट में कोई गलती हुई थी और अब मैं उससे कोई सबक ले रही हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं पास्ट को लेकर अपने आप को ही क्रिटिसाइज करने लग गए, गिल्ट में चले गए और बहुत सारा कहते हैं ना अपने आप को ही जज करने लग गए, अरे मैं कैसा करती हूँ, अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया। अभी ऐसे सोचो मान लो बहुत सारी कई सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके ऊपर कई बार जैसे तेजाब डाल दिया, यस, अब वो अपने आप को ना सारी जिंदगी या किसी का रेप हो गया या कुछ भी ऐसी घटना घट गई, तो ठीक है अब मुझे अलर्ट रहना है, सीखना है कि अब इस टाइम में ये नहीं है कि उसके गिल्ट में चले जाना है, हमेशा उस चीज को एकदम दुख बना के रख लेना है। हाँ मुझे सीखना है ये गलती हुई है और अपने आप को कहते हैं ना इस तरीके से अब कहते हैं जो क्रिटिसिज्म है ना वो अपनी आत्मा को छलनी छलनी करने के जैसा है ना, जैसे अपनी आत्मा को बिल्कुल मार दिया हो। तो अगर हम बैठ के पास्ट की चीजों को याद करके बहुत पछतावा कर रहे हैं, बहुत दुख क्रिएट कर रहे हैं, बहुत अपराध बोध में चले गए हैं, तो फिर हम वही गलती कर रहे हैं। हम उस घड़ी वाले समय का ना उपयोग करके उस मन के समय मतलब अपने उन उसके अंदर ही घुस गए हैं और फिर वो हमारे जो स्व का भाव है फिर वही फिर क्या होता है फिर हम अपने मैं उस स्वभाव से दूर चले जाते हैं और वो मानसिक समय बन जाता है। आगे कर लो। मिथ्या भाव से जुड़ा रहता है। क्षमा ना करना निश्चय ही इसका अर्थ होता है मानसिक समय के भारी बोझ को अपने सिर पर लादे रखना। अगर आप अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसके लिए काम करते हैं, तो आप घड़ी वाले समय का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप जानते हैं कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है, फिर भी आप वर्तमान में उठाए जा रहे अपने हर कदम को पूरा सम्मान, पूरा ध्यान देते हैं। लेकिन अगर आप लक्ष्य पर, अपनी मंजिल पर ही आवश्यकता से अधिक अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं, शायद इसलिए कि आप उसमें सुख या उपलब्धि या अहम की तुष्टि चाह रहे होते हैं, तब आप अब का सम्मान व ध्यान देना बंद कर देते हैं। ऐसे में वह तो बस भविष्य तक पहुंचने के लिए केवल कदम रखते जाने का एक जरिया बन जाता है, जिसका कोई तात्विक महत्व नहीं होता। घड़ी वाला समय तब मन के समय में तब्दील हो जाता है। आपकी जीवन यात्रा तब एक साहसिक यात्रा न होकर केवल एक विचारग्रस्त आवश्यकता बनकर रह जाती है, कहीं पहुंचने की, कुछ पाने की और कुछ पूरा करने की। फिर आप न तो यात्रा पथ के इधर उधर खिले हुए फूलों को देखते या सूंघते हैं और न ही जीवन के उस सौंदर्य का, उस अद्भुतता का और का आपको भान रहता है, जो कि आपको अपने चारों तरफ तब खिला हुआ दिखा करती है जब आप अब में उपस्थित रहा करते हैं। हाँ तो सोचो हमने कोई फ्यूचर प्लान कर लिया, हमने कुछ सोच लिया कि मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है। अभी जैसे अपराजिता बोलती है कि मुझे टीचर बनना है, यस, और अब ये खो जाए बस, इसका एक ही लक्ष्य हो और वो
अब जो प्रेजेंट मोमेंट चल रहा है ना, इसको एंजॉय ना करे। वो 6 महीने ऐसा हो जाए कि बस पढ़ना है, बिल्कुल 100% पढ़ना है, लेकिन इंजॉय करते हुए, हर पल को जीते हुए। ऐसा नहीं है कि खाली फ्यूचर के प्लान में हम अपना प्रेजेंट ही गवा दें, वो नहीं करना है ना। और फोकस ये कब होगा, अगर मान लो फ्यूचर की चिंता करने बैठे हैं कि अरे पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, तो फिर क्या होगा, हमारा ये जो अब का मोमेंट है वो उस चिंता में चला जाएगा। और जो पढ़ाई हम अब कर सकते हैं, जो हम कहते हैं ना, जो फोकस अलर्टनेस दिखा सकते हैं, वो ना दिखाकर फिर वो एक फ्यूचर की चिंता ही बन जाएगी। जैसे मान लो किसी को अभी बहुत सारे फिल्म एक्टर बनने के लिए आते हैं यहाँ पर, लेकिन नहीं बन पाते, फिर यानी वो अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहे, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, मेरे तो, कहते हैं ना, उसको पूरा एक सम्मान का जरिया बना लेते हैं कि मैं लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाया। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि शायद जीवन के लिए कुछ और लिखा होगा, वो ना बन के कुछ और बनना लिखा होगा। अगर हम एक हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ते रहें, अपने हर पल को एंजॉय करते रहें, ठीक है, हमने प्लान बनाना है, उस पे 100% काम भी करना है, लेकिन उस पे चिपक नहीं जाना है। उसको एकदम से ना एक डर का भाव बना के, या उसी को अपना पूरा पिक्चर बना के कि यही मैं हूँ, बस मैंने ये सोच दिया, डिक्लेयर कर दिया है कि मुझे ये बनना है, तो यही बनना है। हमने पूरा एनर्जी लगाना है उसमें, लेकिन उससे चिपक नहीं जाना है, उसके बारे में चिंता नहीं करनी है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि भविष्य में ना खोए रहो। आगे कर दो। के परम को महत्व अब के परम महत्व को देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हो सकता कि समय पूरी तरह एक भ्रम है, एक भ्रांति है। जब मैं कहता हूँ समय एक भ्रम है, एक भ्रांति है, तब मैं आपको कोई दार्शनिक मान्य तथ्य की याद दिला रहा होता हूँ कि एक इतना प्रत्यक्ष, इतना सीधा व साफ, इतना खुला तथ्य कि आप उसे देखने समझने का कष्ट भी ना उठा रहे हों और उसे एक बेकार की चीज मान रहे हों। लेकिन यह बात अगर एक बार समझ में आ जाए तो मन रचित जटिलताओं और समस्याओं की तमाम परतों को यह तलवार के एक झटके की तरह काट सकती है। इस बात को मैं दूसरे शब्दों में यूं कहता हूं, केवल वर्तमान पल ही है जो आपके हाथ में है। ऐसा कोई समय कभी नहीं आया जब आपका जीवन यह पल नहीं था। क्या यह बात सत्य नहीं है? हाँ, तो देखो, इन्होंने ये बोला समय कोई ऐसा भ्रम तो नहीं है, लेकिन हम, मतलब कितना आसान सी चीज यही है कि हाँ, हमने अभी ना अपने मन रचित जो जटिलताएं हमने बना रखी है, हम ही तो बैठे हैं, बैठ के यहाँ पे सोचना शुरू कर देते हैं पास्ट में क्या क्या हुआ, और बैठ के पछतावा शुरू कर दिया, या इसी वक्त में पल बैठ गए, फ्यूचर की चिंता लेके बैठ गए। तो कर कौन रहा है, मैं ही तो कर रही हूँ, और इसी पल में कर रही हूँ, और मैं चाहूँ तो इसको अब रोक भी सकती हूँ। इस पल जो काम कर रही हूँ, मैं उसी के अंदर खो जाऊं, उसी के अंदर पूरी एनर्जी डालूं, तो फिर वो चिंता ना फ्यूचर की आने वाली है, ना पास्ट की आने वाली है। ये ऐसा आगे ही कर देते हो इसका, तो ये मानसिक समय का पागलपन। अगर आप मानसिक समय के बहुरूपीयपन पर एक नजर डाल लें तो आप फिर निसंदेह यह कह उठेंगे कि यह तो एक मनोरोग ही है। उदाहरण के लिए कोई सिद्धांतवादिता जैसे साम्यवाद, राष्ट्रीय समाजवाद या कोई और राष्ट्रवाद और कट्टर धार्मिक विचारधारा जो कि इस निहित धारणा पर चला करती है कि सर्वोत्तम अवस्था कहीं भविष्य में स्थित है और इसलिए वह मंजिल ही रास्ते को सही सिद्ध करती है। वह मंजिल तो एक ऐसा विचार है, एक ऐसी धारणा है, मनगढ़ंत भविष्य का एक ऐसा मुकाम है जो हमें मुक्ति, मोक्ष या उद्धार प्राप्त होने पर ही मिलेगा, जैसे सुख, परिपूर्णता, समानता, स्वतंत्रता इत्यादि। वास्तव में होता यह है कि वहां तक पहुंचने के साधन वर्तमान में तो लोगों को गुलाम बनाने, कष्ट पहुंचाने, अत्याचार करने और हत्या तक कर देने वाले बन जाते हैं। हाँ, बस अगला भी पैराग्राफ कर दो, साथ में कर देंगे। उदाहरण के लिए अनुमान है कि साम्यवाद को स्थापित करने व आगे बढ़ाने के लिए लगभग 5 करोड़ लोगों को मार डाला गया था और यह सब
रूस, चीन और अन्य देशों में एक बेहतर दुनिया बनाने के नाम पर किया गया था। यह एक ऐसा हिला देने वाला उदाहरण है जो बताता है कि एक भावी स्वर्ग बनाने के लिए वर्तमान को किस तरह एक नर्क बना दिया जाता है। क्या अब भी इसमें कोई संदेह है कि मनोवैज्ञानिक समय एक गंभीर व खतरनाक मानसिक रोग है? हाँ, तो अभी देखो इन्होंने ना कई सारे इतने बड़े उदाहरण से भी एक मिनट इसको बता दिया कि कैसे साम्यवाद के समय में किस तरीके से कितने सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। और ये हुई, इसका रीजन क्या था? इसका रीजन यही था कि उन्होंने ना भविष्य के बहुत सुनहरे सपने दिखाने शुरू कर दिए। तो उन्होंने बोला फ्यूचर में बहुत कुछ क्रिएट होने वाला है, लेकिन कहते कितनी कठोरता और कितना बुरा समय था कि इतने सारे लोग मारे गए। और अभी भी तो हम कई बार ऐसे करते हैं ना, कोई फ्यूचर का प्लान करके फिर इतना ऐसा सोच लेते हैं कि पता नहीं क्या मिलने वाला है, और हो सकता है वहां जाके कुछ मिले भी ना। लेकिन हम अपने इस प्रेजेंट को कहीं ना कहीं गवा देते हैं। मतलब अगर बड़े बड़े देशों की बात करें तब भी ऐसा ही होता है कि हाँ, आपको स्वतंत्रता मिलेगी, क्योंकि उस वक्त जो सत्ता में थे लोग वो उस वक्त उनके साथ नहीं थे, जिसके कारण बहुत सारे लोग मारे गए। तो इसी से अब देखो, इसको हम चाहें तो बहुत एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, लेकिन समझना खाली इस बात से यही है कि हमने फ्यूचर का कोई भी प्लान बना के अपने प्रेजेंट को गवाना नहीं है, खत्म नहीं करना है ना। कि फ्यूचर का सुनहरा सपना देख के कि जैसे मान लो मैं आईएएस बन जाऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। यस, हमने उस पर फोकस करना है, काम करना है, लेकिन उन कार्यों के लिए अपने आज के पल को नहीं गवा देना है। पूरा का पूरा बुक का राइटर का एक ही बात कहना, और ये हो सकता है अगर हम सिर्फ मन को इस अवस्था में रख के अपने उस फ्यूचर प्लान पे काम भी करना स्टार्ट करें। क्योंकि अगर हम काम करेंगे तो ठीक है, लेकिन खाली उसके सपने ही देखते रहे ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, तो कभी उससे उसी की खुशी मना रहे हैं या उसी का गम क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं होगा तो क्या होगा, हो जाएगा तो क्या होगा, लेकिन इस पल को तो गवा दे रहे हैं, है ना। ये वाला पल तो हम इंजॉय नहीं कर रहे। लेकिन बार बार राइटर क्या कह रहा है, वो जो सुख आप बाद में पाने वाले हो वो तो मिलेगा कि नहीं उसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपने अपना ये वाला पल भी गवा दिया जो कि हमने नहीं करना है। आगे। यह मानसिक आदर्श आपके जीवन को किस तरह संचालित किया करता है? क्या आप हमेशा ही जहां हैं वहां से अलग कहीं अन्यत्र होने की कोशिश किया करते हैं? जो कुछ भी आप किया करते हैं, क्या वह अधिकतर किसी मुकाम को पाने के साधन के रूप में किया करते हैं? क्या आपकी कार्य सिद्धि बहुत दूर नहीं बल्कि आसपास ही रहा करती है? या वह अल्प अवधि के सुख तक ही सीमित रहती है, जैसे सेक्स, खाना पीना, ड्रग्स या रोमांच या उत्तेजना? क्या आपका फोकस हमेशा ही कुछ बनने, कुछ हासिल करने, कुछ जीतने, कुछ प्राप्त करने या फिर कोई नया रोमांच या सुख का पीछा करने पर ही रहा करता है? क्या आप ऐसा मानते हैं कि आप जितनी अधिक चीजों को अर्जित करते जाएंगे उतनी अधिक चीजों के मालिक बनते जाएंगे? आप उतने ही आर्थिक, उतने ही अधिक परिपूर्ण, बेहतर और मनोवैज्ञानिक रूप से पूर्ण होते जाएंगे? क्या आप किसी ऐसे पुरुष या स्त्री की प्रतीक्षा में हैं जो आपकी जिंदगी को मायने दे सके? हाँ, तो इन्होंने बोला कोई है ना जो कहते हैं ना शॉर्ट टर्म गोल के पीछे भाग रहा है। कोई कह रहा है कि ओ शाम को बहुत टेस्टी खाना खाने वाले, आज तो कुछ तो छोले पूरी बनाएंगे या तो कुछ बनाएंगे, या तो फिर सेक्स के पीछे भाग रहा है, या तो चलो नेक्स्ट वीक में ना हम घूमने जाएंगे कहीं, पता चला महाबलेश्वर घूमने जाना है, इधर घूमने जाना है। हम प्लानिंग कर रहे हैं शॉर्ट टर्म पे, या कोई बहुत बड़े गोल लेके बैठे हुए हैं कि मेरे को बहुत पैसा कमाना है, एक बड़ा सा अच्छा सा बंगला खरीदना है, एक लंबी वाली गाड़ी खरीदनी है। तो कुछ ना कुछ हम फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, या तो शॉर्ट टर्म कर रहे हैं, कुछ लोग शॉर्ट टर्म करते हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म कर रहे हैं। लेकिन आप लॉन्ग टर्म करो या शॉर्ट टर्म करो, आप इस वक्त को तो गवा ही रहे हो ना, इस पल में तो नहीं हो। और आप इस पल में नहीं हो तो आप अपने समय को सिर्फ नष्ट कर रहे हो, आप अपने इस समय का जो सदुपयोग कर सकते हो वो नहीं कर रहे। भले ही आप शाम की प्लानिंग करने बैठे हो। हाँ, जैसे इन्होंने पहले भी बोला था कि घड़ी के समय का उपयोग करना है, कि हाँ हमने एक बार प्लानिंग करके छोड़ देनी है, उसके अंदर रस लेना नहीं शुरू कर देना है कि हाँ फ्यूचर में बहुत मजा आएगा। नहीं, हमने इस पल को जीना है। जो भी अगर हम खा रहे हैं तो खाना,
मजे से खाएं, सो रहे हैं तो सो जाए। तो धीरे धीरे अगर हमें उन विचारों पे कंट्रोल करना आ जाएगा तो हम इस जीवन का भरपूर आनंद लेना शुरू कर देंगे। बार बार वो एक्चुअली राइटर हर तरीके से यही बात बोल रहा है कि इन चीजों में मजा नहीं है। भले ही आपका शाम का ही मजे के बारे में सोच रहे हो, छोटी अवधि का ही मजा सोच रहे हो, या कोई बहुत बड़े अचीवमेंट, हम बहुत सारे लोग बड़े प्लान नहीं करते तो वो छोटे छोटे करते रहते हैं, कल के बारे में सोचते रहते हैं, मैं शॉपिंग करने जाऊंगी, मैं ये खरीदूंगी, पर माइंड तो चल ही रहा है ना आपका कंटिन्यूअस, उसको रोकना है। आगे कर लो। चेतना की मन के साथ तादात्म्य कर रहने वाली या आत्मज्ञान से वंचित रहने वाली अवस्था में अब में वास करने रहने वाली शक्ति और असीम सृजन क्षमता आमतौर पर मानसिक समय द्वारा पूरी तरह अंधेरे में धकेल दी जाती है। तब आपका जीवन आपका तब आपका जीवन अपना स्पंदन, अपनी ताजगी, अपना अचरज का भाव खो देता है और विचार, भावना, बर्ताव, प्रतिक्रिया और इच्छा का पुराना ढर्रा अपनी उद्देश्यहीन पुनरावृत्ति का तमाशा करता रहता है। आपके मन की लिखी हुई यह एक ऐसी स्क्रिप्ट होती है जो आपको एक खास तरह की पहचान तो देती है, लेकिन अब की वास्तविकता को, उसके सत्य को हाँ, 1 मिनट खाली यही कर देते, कहते या हैं तो ना, छिपा देती है। या तोड़, हाँ, तोड़ मरोड़ देती है। मतलब यही है कि ये जो चेतन पल है, ये जो इस पल हमें समय मिला हुआ है, ये इतना खूबसूरत पल है, और इसकी कहते हैं ना जो असीम सृजन क्षमता है, जो हम इस पल में बहुत सारा सृजन कर सकते हैं, एक उस स्पंदन को, उस ताजगी को, उस अचरज के भाव को, है ना। मान लो अगर हम गार्डन में घूमने गए और हमारा ध्यान इधर उधर है, तो वो जो ब्यूटी, वो हमने उस गार्डन की ब्यूटी, वो पेड़, वो बारिश का मजा जो भी लेना है, हम उस पल को ना जी पाकर इधर उधर में हम विचार भावना, हमारी जो प्रतिक्रिया है वो हमेशा इधर उधर ही जाती रहेगी, क्योंकि हमने जो मन से लिखी, कहते हैं ना, एक ऐसी स्क्रिप्ट होती है जो बस एक एक कहते हैं ना पहचान तो बना देती है, लेकिन वो जो सत्य है ना हमारे होने का, वो हम खो देते हैं। और जो लोग है ना बड़े ध्यान से, जैसे कवि वगैरह होते हैं, वो बैठ के पूरा मौसम का, हर चीज का आनंद लेते हैं। तो हम सबके अंदर एक कवि है, एक कहते हैं ना एक एक्टर हर किसी के अंदर है, जो हर चीज को देखकर कुछ ऐसा सोच सकता है, उसका आनंद ले सकता है। आगे कर लो, 1 ही मिनट रह गया वैसे तो, एक नेक्स्ट पैराग्राफ वो कर देती हूँ। या तोड़ मरोड़ देती है और तब ऐसे असंतोषजनक वर्तमान से पलायन करने के लिए आपका मन भविष्य का दामन थाम लेता है। नकारात्मकता व दुख की जड़ें तो समय में समाई हुई हैं, लेकिन यह विश्वास कि भविष्य वर्तमान से बेहतर ही होगा, यह हमेशा तो एक भ्रम नहीं होता। वर्तमान भयंकर हो सकता है और भविष्य में हालात बेहतर हो सकते हैं और अक्सर हो भी जाते हैं। हाँ, तो अभी देखो इन्होंने बोल दिया है कि ऐसा तो नहीं, अब हमारे जैसे क्वेश्चन का ऐसे थोड़ी होता है कि भविष्य हमेशा बेकार ही हो, अच्छा भी तो हो सकता है, भयंकर भी हो सकता है, लेकिन अच्छा भी तो हो सकता है कि हमारी जो आज कंडीशन है वो इससे अच्छी हो जाए। अब उसका एक सुंदर सा वो आगे रीजन बताएगा क्या है, बोलिए, लिख कर दो आगे वाला पैराग्राफ। भविष्य आमतौर पर अतीत की ही प्रतिक्रिया हुआ करता है। कुछ सतही बदलाव भले ही हो जाते हैं हों, लेकिन वास्तविक रूपांतरण शायद ही कभी होता हो। वह वह भी इस बात पर निर्भर करेगा कि अब की शक्ति हासिल कर लेने के द्वारा क्या आप वर्तमान में इतना विद्यमान रह सकते हो कि अतीत का अंत ही कर दें। भविष्य के रूप में जिसे आप देख रहे हैं वह वर्तमान की चेतना का ही तो एक अंतरंग भाग है। अगर आपका मन अतीत का बोझ उठाए हुए चल रहा है तो आपको वह बोझ बढ़ता हुआ ही लगेगा। वर्तमान के अभाव में ही अतीत खुद की एक निरंतरता बनाए रखता है। वर्तमान में चैतन्यता की जैसी अवस्था होगी वैसी ही आपके भविष्य का स्वरूप होगा, जो कि वास्तव में अब के रूप में ही अनुभूत किया जा सकता है। भले ही आप 1 करोड़ रुपए जीत जाएं, लेकिन इस प्रकार का बदलाव सतही ही होगा। तब आप अपने काम धाम उसी संस्कारग्रस्त ढर्रे के साथ केवल थोड़े अधिक विलासपूर्ण वातावरण में कह रहे होंगे, आदमी ने परमाणु को तोड़ना सीख लिया है। एक लाठी से 10-20 लोगों को मारने के बजाय अब
एक आदमी केवल एक बटन दबाकर 1 लाख लोगों को मार सकता है। क्या यही वह वास्तविक बदलाव है? हाँ, तो देखिए इन्होंने एक कितना अच्छा से एक एग्जाम्पल दे दिया है कि अगर इंसान के नेचर में अगर उसका गुण धर्म नहीं बदलेगा, अगर उसका नेचर है, मान लो उसका बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव वाला नेचर है, तो अगर ये सोचे कि अरे ठीक है मुझे फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, मैं पास्ट के बारे में भी सोचूं। अब इन्होंने यही बोला ना कि हो सकता है आगे वाला पल बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर आप इस पल में एग्रेसिव हो और तो क्या कर लोगे ज्यादा से ज्यादा, कहते लॉटरी मिलने पर भी थोड़ा सा और विलासितापूर्ण वातावरण में रह लोगे। या अगर आपका जैसे क्या है ना, परमाणु बना लिया आपने, पहले लाठी से मार रहे थे अब परमाणु से मारना सीख गए, तो आपने वो जो जीवन का आनंद लेना था वो तो आपने लिया नहीं। उनका मतलब ये है कि आप आज जिस तरह के इंसान हो, अगर आपने आज को खुशियों में रखना आता है, तो आपका आगे आने वाले पल, आपका जो फ्यूचर है वो आज के पल के अकॉर्डिंग ही बनने वाला है। अगर आज आपका नेचर अच्छा नहीं है, अगर आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, तो भले ही आप कहते हैं ना कितना भी कुछ कर लो, आपका फ्यूचर भी बेकार ही होने वाला है। अगर आपने इस पल को संभाल लिया, इस पल में अगर आपने अपने स्वभाव को बदलना शुरू कर दिया, जैसे चिंता करनी बंद कर दी, खुश रहना शुरू कर दिया, तो कहते हैं ना 100% गारंटी है कि आपका फ्यूचर भी अच्छा ही होगा। ठीक है बीच में कुछ पल आएंगे भी ना, तो उस खुशी के कारण आप उनको बड़े आराम से गो थ्रू कर लोगे, बड़े आराम से उनसे आगे निकल जाओगे। लेकिन अगर आपका स्वभाव नहीं बदल रहा इस पल में, तो क्या होगा, अगर वो जो चिंता है और जो भी परेशानी है वो फ्यूचर में भी वैसे ही बनी रहेगी। कोई अभी उन्होंने बोला ना, हो सकता है फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है फ्यूचर भयंकर हो, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमने पढ़ा हुआ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो आप जा रहा है आपसे, जो आपका स्वभाव, जो मजे ले रहे हो तो आगे आने वाले पल मजे वाले। अगर आपने फ्यूचर को लेके अब चिंता क्रिएट की है, तो आपके पूरे पूरे चांसेस है कि आपके फ्यूचर में भी आपको चिंता वाली घटनाएं मिलेंगी। और आपके वैसे भी आपके हाथ में फ्यूचर तो अभी है नहीं, इस पल आपके हाथ में क्या है, यही वाला क्षण है। तो आप एक बार इसको जी के देखो, बहुत उमंग उत्साह से भरा हुआ, तो पूरे पूरे चांसेस है कि आपका भविष्य भी अच्छा होगा, खुशियों भरा ही होगा। तो इसको कहते हैं ना, हम सबने प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए। अब मैंने खुद करके देखा है, जैसे ना कल की ही बात है, ये वाला चैप्टर अब आपने देखा होगा इस बुक में क्या क्या लिखा हुआ है, इसको समझना अपने आप में ही ना एक टास्क है। ऐसे नहीं है कि बड़ा मजे मजे में पढ़ो, कोई ऐसे रस वाली बात तो नहीं है ना, आप मानते होगे ना। तो रात को ना 9 बज गए, तो ये था कि इसको पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसे हो रहा था, सच बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि मेरे को कोई मूवी देखनी है मजेदार, तो मैंने कहा यार कल एक्सप्लेन करना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा नहीं, मेरे को सोना है, मेरे को आराम से नींद लेनी है, मेरे को नहीं पढ़ना, मेरा मन नहीं हो रहा। तो अब मैं चिंता करने बैठू, पता नहीं कल कैसे एक्सप्लेन करूंगी। फिर मैंने कहा ठीक है मैं कह दूंगी मुझे नहीं समझ आ रहा है ना, मुझे नहीं समझ आया चैप्टर, बात खत्म। और ये कह के मैं अपने आराम से चादर तान के सो गई, नहीं मन हो रहा था मेरा देखने को, पढ़ने को। फिर नीलम का सुबह फोन आया, नीलम बोली तू, मैंने उसको पूछा कहाँ से खत्म हुआ था, नीलम बता, कहते तूने अभी तक पढ़ा नहीं है। मैंने कहा नहीं अभी भी नहीं। और फिर बाद में ये हुआ कि कोई आ गया, मैंने फिर भी नहीं रीड किया। लेकिन मुझे आशा है कि शायद आपको कहा हुआ हाँ, आया होगा। तो लेकिन देखो, चिंता करने से तो वैसे भी मुझे उस वक्त नहीं कुछ मिलता। अगर मैं मान लो अपना ऐसा मेरी स्टेट होती, मुझे अच्छा लग नहीं रहा, मैं तो जबरदस्ती पढ़ रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैंने अपने उस पल को भी मजे से जी लिया, और अभी भी शायद अच्छा ही हुआ होगा, मुझे आशा है। Yes. तो सच में कुछ नहीं है चिंता करने में ना, कुछ भी नहीं रखा, जो पल मिला है ना बस उसको एंजॉय कर लो, आगे तो फिर कहते सृष्टि पे छोड़ दो, वो अपने आप आपको ना कहीं राह दिखाई देगी। यस ममता, अभी फिनिश करते, टाइम बहुत हो गया है। मैंने अपना जहां तक पढ़ना था शायद वो भी काफी हद तक पूरा कर दिया है। आज एक ये भी प्रेशर था कि कहाँ तक पूरा करना है। Yes. तो बहुत सारी चीजें होती है, पर ये है कि अगर हमने इन बुक को पढ़ के भी अपने लाइफ को ना अच्छा बनाना, अगर उनको खुद इंटरनलाइज नहीं किया उस नॉलेज को,
तो फिर कहते हैं ना ये फिर खाली किताबी ज्ञान हो गया। हमने इस किताब को पढ़ने के साथ जीवन में उतारना है कि ठीक है मैं अब इस पल में हूँ, कल क्या होगा मुझे नहीं पता, मुझे इस पल को जीना है बस। धीरे धीरे कोशिश करके जो हुआ फ्यूचर में उसको भूल जाओ, ना उसका कोई क्रिटिसिज्म है, ना उसकी कोई चिंता है, ना उसका कोई पश्चाताप है। दुनिया में इतने बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, वो भी तो आके लाइफ जीते हैं ना, पता नहीं किसके साथ क्या होता है, किसके साथ क्या होता है। आपने बस ठीक है मेरी लाइफ में जो गलत हुआ हो जाने दो, उसको लेट गो करो कि तो पास्ट इज पास्ट, और फ्यूचर के बारे में सोचना बंद करो, इस पल में जीना स्टार्ट कर दो। फिर आप देखोगे सच में जीने का मजा आ जाएगा। मैंने बहुत चीजें देखी हैं कि वो जो थोड़ा बहुत फियर, चिंता फ्यूचर का आता था ना, वो भी बिल्कुल जीरो होता जा रहा है। इस बुक को रीड करते करते, लास्ट वाली बुक थी तो सच में ऐसा लग रहा था कि हाँ हमारी लाइफ है ना, हीरोशिप मिल रही है, हीरोशिप मिल रही है। तो इन बुक को हमने साथ में अपने एक दूसरे के साथ में एंजॉय करना। ममता बंद कर दो ये वाला एक थोड़ा सा 3 लाइनें रह गई हैं, इसको खत्म कर देती हूँ। ठीक है यदि मैंने इस पल आपकी चेतना का यही वह गुण धर्म है जो कि भविष्य को निर्धारित करता है, तो फिर वह क्या है जो कि आपकी चेतना के गुण धर्म को निर्धारित करता है? वह है आपकी उपस्थिति की, आपकी विद्यमानता की मात्रा। इसलिए एकमात्र वह स्थान जहां असल परिवर्तन हो सकता है, जहां अतीत का अंत हो सकता है, वह है अब। यस। तो इन्होंने बता दिया है कि अगर अपने इसको चेतना को सच में एंजॉय करना है ना, सब भूल जाओ। वो कई बार ऐसा होता है ना, भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, सब भूल जाओ, बस इसी पल में होना सीख जाओ कि हाँ बस जो भी है इसी पल में है, जो मजा है इसी पल में है। कुछ नहीं रखा, बहुत कहते हैं ना कुछ भी नहीं रखा दूसरे पल में। यस। तो आई थिंक आज का टाइम बहुत हो गया, यही फिनिश कर देते। एक बार बोल दो मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा मजा आ गया, मजा आ गया। नीलम को सुन के भी आज मजा आ गया। नहीं, आज मैं थी नहीं, आज बैंक चली गई थी, मुझे जरूरी काम था तो मैं लेट हो गया तो। कोई बात नहीं, चलता है। गया। तो आप लोगों को शायद मजा आया होगा। नहीं भी आए ना, जैसे आपने बोला ना सविता कि हाँ थोड़ा बहुत, आप ऐसे को हमारा मुझे बहुत समझ आ रहा है, मेरे को ना पूरी समझ आ गई। मैं पूरा प्रेजेंट में रहती हूँ और प्रेजेंट में रहने में ना मुझे बहुत मजा आता है। यही है बस, अगर इस बुक से पूरा सीखना है ना, यही कि बस इस पल को एंजॉय करते जाओ। यस। ओके जी, थैंक यू, Thank you, thank you. लव यू। Love you. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank या थैंक यू।